इंटीरियर के लिए होगा, एक एक्सटीरियर के लिए होगा। देखो सेप्टागन है ना। नहीं वो मुझे पता है, वो समझ में आया, पर वो कुछ अलग ही है अच्छा अच्छा, रुको मैं करा देता मेरा। हूँ। और ऐसा आंसर भी नहीं आ रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो सेप्टागन के लिए हाँ आप, थैंक यू सर। हाँ हाँ, देखो कशिश, ये सेप्टागन के लिए जो साइड होता है ना वो 7 होता है सर सेप्टागन के। मेरा डाउट नहीं है। हाँ, अच्छा सॉरी। अच्छा प्राची, आपका डाउट है। हाँ हाँ मेरा डाउट है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ से पता नहीं चला मुझे, सॉरी। चलो कशिश, फिर भी तो देखो प्राची, जो सेप्टागन है ना उसमें साइड जो है वो 7 होते हैं। तो हम पहले एक 7 साइड्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सर 7। बीच बीच में स्क्रीन जा रहा है। एक मिनट, अभी भी। नो सर। अब दिख रहा है। हाँ सर। हाँ, गया सर। अच्छा एक मिनट रुको, मैं रीज्वाइन होता हूँ, हाँ सिर्फ 1 मिनट। प्रॉपर दिख रहा है अभी। मैम स्पॉटलाइट कर दीजिए वीडियो। सिद्धि मैम, देखो। अच्छा प्राची, यू आर नॉट देयर। आयुष अब भी दिख रहा है प्रॉपर। सर बीच बीच अभी गया सर। नहीं नहीं, मतलब अब दिख रहा है ना प्रॉपर अभी। हाँ सर अभी आया। हाँ, नहीं वो कैसे, कोई अगर अनम्यूट होकर बोलते हैं, मतलब म्यूट से अगर अनम्यूट होकर बोलते हैं ना, तो कैसे वीडियो फिर कैसे जो बोलता है उसका वीडियो आ जाता है। स्पॉटलाइट कर देंगे ना तो फिर प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्राची जो डाउट जिसको था, ठीक है, वो आएगी तो मैं उसका डाउट करा दूंगा। तो देखो लास्ट टाइम। मेरे को भी डाउट है। हाँ कशिश बोलो। मेरा ना लास्ट लेक्चर में मेरा बैटरी लो गया था ना, तो 14 सम ना मैंने की, तो वो एक बार। अच्छा अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना हमने, कशिश जो है, सर जा रहा है। हाँ क्योंकि अगर सब बोल, मतलब एक मिनट, हाँ, संकेत सर, एक मिनट रुकना, मैं मैम को स्पॉटलाइट करने के लिए बोलता हूँ, 1 मिनट, हाँ।
हाँ सॉरी, देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने क्वाड्रिलैटरल पे बेस्ड सम्स सॉल्व किए थे, और उसके बाद में हमने देखा था वहां पे हमें एक रेगुलर सेप्टागन हेक्सागन वगैरह दिया गया था कशिश। तो अभी जैसे वो प्राची अगर आएंगी तो फिर मैं उनको सम्स सॉल्व कराऊंगा ना, एक डाउट था उन्हें, तो उसमें कैसे आपका वो सम मतलब कवर हो जाएगा। बाकी जैसे हमने सम्स सॉल्व किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम हमने 10 तक सॉल्व कर लिया था। उसके बाद में हमने 11 12 और ये 13 जो किया था सम, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। उसके बाद में दो एडजेसेंट एंगल्स गिवन थे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में। मैं हाँ बोलो। सर मैं ना 14 लेक्चर था ना, तभी मैं बैटरी लो गया था तो स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं तो 14 सब 14 से, हाँ अच्छा अच्छा, तो 14 जो है, हाँ मतलब हम लोग 14 का ही सम्स वगैरह एक ही किए थे सॉल्व। देखो अच्छा 14 का सेकेंड सम करा रहा हूं मैं। 14 के लिए सेकेंड सम देखो क्या दिया है, 20 पास्ट 7 है, 20 पास्ट 7 है। अच्छा ये बताओ, अगर 20 पास्ट 7 है, मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट के बाद जो होता है वो आपका क्या होता है, आर होता है, और पास्ट के पहले जो होता है वो क्या होता है, मिनट होता है। सो टाइम यहाँ पे जो है 7:20। ये कितना है, 7:20 है। सो टाइमिंग कितना है, 7:20 है। तो सबसे पहले ना आप एक क्लॉक ड्रॉ करो, एंगल फाइंड करना है क्लॉक और आर एंड के बीच, मतलब ये आर एंड और मिनट हैंड के बीच में। सो ये 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो अब जैसे 7:20 है, अच्छा 7:20 है, तो आपका मिनट हैंड जो है, देखो ये 20 है ना, तो जो आपका मिनट हैंड होगा वो किस पे होगा, 4 पे। तो आपको 4 पे ये मिनट हैंड है, तो 7 आर मतलब 7:20 टाइमिंग हो रहा है। तो ये बताओ जो आर एंड है वो 7 पे होगा या 7 से थोड़ा सा आगे होगा। थोड़ा आगे। 7 से थोड़ा आगे होगा। हाँ 7 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया ये हो गया। तो आप लोगों को ना ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे इसका एंगल, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहां से कहां तक नंबर है। और ना आपको कभी भी याद रखना, नंबर जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। हमने ये एंगल क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि देखो इसमें जो नियर बाय एंगल होता है, आप देखो मिनट जो है वो 4 पे है और आर जो है वो 7 पे है, तो हमें ये जो है ये एंगल पर्टिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ना क्लॉकवाइज जाना होगा एंगल के लिए। एंगल जो देखना होता है वो कैसे देखना होता है, क्लॉकवाइज देखना होता है। अच्छा जो हमें रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करना है वो 4 और 5 के बीच में है, और 5 और 6 का बीच में, और फिर 6 to 7। अच्छा 7 से 8 जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा। हाँ मतलब 7 से 8 के बीच में भी तो हमारा कुछ एंगल है ना, 7 से 8 के बीच में भी थोड़ा सा एंगल है। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि जितने मिनट होते हैं ना उसका हाफ डिग्री फॉर्म होता है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम टोटल जो होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, और आप उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 12 आवर्स होते हैं ना, तो आप अगर 360 को 12 आवर्स से हाँ तो कितना आता था, 30 डिग्री आता था। मीन्स 1 आवर में कितना एंगल फॉर्म होता है, 30 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जितने मिनट होते हैं 1 आवर में 60 मिनट होता है,
1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो बच्चा लोग 60 मिनट में कितना एंगल बन गया? 30 डिग्री। सो जितना भी मिनट दिया रहेगा ना, जितना भी मिनट दिया रहेगा उसका हाफ जो है वो क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है, उतना डिग्री फॉर्म होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो है 20 मिनट है। आप ये बताओ 20 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा? 10 डिग्री 10 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे एंगल मेड बाय आर एंड इन 20 मिनट्स। क्योंकि जब आपका मिनट हैंड जो है ये 4 पे होगा तब 20 मिनट्स हो जाएगा। जब मिनट कैसे आगे आगे जाता है तो ये आपका आर एंड भी जो है वो भी कैसे आगे मतलब मूव होता है क्लॉकवाइज सेंस में। तो 20 मिनट्स में आपका आर एंड कितना डिग्री फॉर्म किया? 10 डिग्री। कितना डिग्री? इसका मतलब ये 7 से और कितना आगे गया बताओ? 10 डिग्री 10 डिग्री गया। बराबर। कैसे समझा? क्योंकि जितने मिनट्स होते हैं ना उसका हाफ जो है वो इतना एंगल फॉर्म करता है। इसके बाद इसका मतलब क्या है? 7 से बाद का जो एंगल है ना वो 10 डिग्री है। 7 से बाद का जो एंगल है वो क्या है? 10 डिग्री है। तो रिक्वायर्ड एंगल 100 डिग्री टोटल। हाँ, देखते हैं रिक्वायर्ड एंगल। स्टूडेंट्स देखो, देखने का किसके बीच में है हमारा एंगल? 4 और 5 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में, और 6 और 7 के बीच में, बट 7 to 8 के बीच में भी है, और वो भी कितना है? 10 है। तो देखो 4 to 5 है, 4 and 5, फिर 5 and 6, और फिर 6 and 7, और फिर 7 and 8 है। ये स्टेटमेंट समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? Yes, sir. समझा सर। हाँ, सो बच्चा लोग 4 to 5 देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कैसे ना 1 आवर के बीच में जो है 30 का एंगल बनता है, तो 4 से लेकर 5 तक 30 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, और 5 to 6 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बन जाएगा, और 6 to 7 भी कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपका मिनट है वो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो कैसे समझ जाएगा? अच्छा ये बताओ आप लोग, 7 के, हाँ 7 के बाद में है ना, बट वो तो कैसे इस पर्टिकुलर एरिया में ही आता है, इस पर्टिकुलर रेंज में आता है, तो आपको 7 के बाद में जो है वो एंगल क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा? बताओ क्या करोगे? प्लस Plus. प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो उसके बाद में है ना, 7 के बाद में, बट एंगल में तो आ रहा है ना वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 के बाद में भी तो एंगल बन रहा है ना, तो वो कितना बन रहा है? 10। तो 5 और 4 के बीच में 30 डिग्री, 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 और 8 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री बन रहा है। तो सबको प्लस कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा? 100। समझा सभी को? देखो अच्छे से, यस सर। Yes, sir. एक लास्ट सम इसमें, अगर क्वार्टर टू 6 बोला है, क्वार्टर टू 6 का मतलब क्या होता है ना कि 6 o'clock होने के लिए हमारे 5:45 मतलब, हाँ 6 o'clock होने के लिए 15 मिनट पेंडिंग है। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट होता है, इसका मतलब 15 मिनट पेंडिंग है 6 o'clock होने के लिए। तो टाइम जो है वो कितना है? 5:45 है। ठीक है, टाइम जो है वो कितना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 5:45 है। सो अब ये 5:45 है, तो सबसे पहले ना इसका डायग्राम ड्रॉ करो, क्लॉक ड्रॉ करो। तो क्लॉक ड्रॉ करने के बाद में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो देखो टाइमिंग जो है वो 45 है, 5:45 है। अच्छा, अगर ये 45 है तो जो आपका मिनट हैंड है वो कहां पे होगा? 9 पे। 45 मिनट से तो ये कहां पे आ जाएगा? 9 पे आ जाएगा, और 5:45 है। अच्छा ये बताओ 5 से आगे होगा या फिर 6 से थोड़ा पीछे।
6 के थोड़ा सा पीछे, एकदम करेक्ट। हाँ यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमें ये पर्टिकुलर एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देख लो कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो किसके किसके नंबर के बीच में है। देखो 8 और 9 के बीच में है, मतलब 9 और 8 के बीच में है, 8 और 7 के बीच में है, और 6 और 5 के बीच में है। सही बोला ना मैंने? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो 5 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 9 तक, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 45 मिनट है। सो 45 मिनट्स में कितना एंगल बनता है बताओ? 22.5 डिग्री। हाँ, क्योंकि जितना भी आपका मिनट होता है उसका हाफ जो है वो एंगल बनता है, मतलब डिग्री बनता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय आर एंड इन 45 मिनट्स कितना आ जाएगा? 22.5। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है समझे आप, कि 5 के बाद में कितना एंगल, कितना आर एंड आपका कितना एंगल फॉर्म किया? 22.5 डिग्री। सो देखो अभी यहां से 6 और 5 के बीच में कितना एंगल बना था? 30 डिग्री। तो जब 5 से कितना आगे मूव हो गया है वो 22.5। तो जो, अच्छा बताओ, लार्ज वाला पार्ट 22.5 है, तो स्मॉलर वाला पार्ट कितना आ जाएगा बताओ? 0.5। 0.5 कैसे आएगा? 5 और 6 के बीच में 7.5। 7.5 आएगा। देखो अभी sorry। आप लोगों ने बताया, हाँ अभी आप लोगों ने बताया कि कैसे 1 आर के बीच में एंगल जो बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। तो जब 5 से 22.5 आगे हम चले आए, तो बाकी का जो छोटा सा पोर्शन बचेगा उसमें कितना एंगल होगा, कितना डिग्री होगा? उसको हम क्या करते हैं, 30 में से माइनस कर देते हैं। नहीं समझा क्या आप लोगों को ये? समझा सर। यस। हाँ, क्योंकि देखो 5 से आप कितना एंगल फॉर्म कर दिए? 5 मतलब क्लॉक से, 5 o'clock से हमने कितना आगे यहाँ पे मूव किए? 22.5। तो जो मेजर पोर्शन है वो 22.5 है, और जो स्मॉलर पोर्शन है वो कितना है? 7.5 है। क्योंकि कैसे पता चला? वो हमने 30 में से माइनस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो लार्ज वाला पार्ट है वो प्लस करना है कि जो स्मॉल वाला पार्ट है वो प्लस करना है? स्मॉल वाला पार्ट। स्मॉल वाला पार्ट प्लस करना है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल, डायग्राम में देख के समझ जाता है, रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 और 8 to 9। सो देखो 5 और 6 के बीच में टोटल एंगल जो है वो 30 डिग्री बना था, बट 30 डिग्री में से 22.5 वो आगे मूव हो गया था, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। 6 to 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 to 8 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 to 9 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सबके लिए 30 डिग्री लिखो, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 7.5। 7.5 और ये 90 आ जाएगा। तो ओवरऑल 7.5। हाँ 97.5 आ जाएगा। इजी था ये भी। यस। यस सर। अच्छा, कोई और सम सॉल्व कराऊं क्या इस पे बेस्ड, कि समझ गया आप लोगों को ये? समझ गया सर। ठीक है। अच्छा देखो अभी फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब आगे एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है? सो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये आप लोगों को देखो, ये जो पहले से ही टर्म्स आप लोगों को पता है उसी से हम ना फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को टॉपिक नहीं बताऊंगा, पहले देखो ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप लोगों को पता है। सो देखो क्या है यहाँ पे। अच्छा, अगर हमने समझ लो एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये सर्कल जो है, अगर हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक सर्कल को
एक सर्कल को अगर हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, टू इक्वल पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड किया इसको, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अच्छा, ये जो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं इनका अलग से क्या नाम है? सेमी सर्कल। करेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये इक्वल है वन सर्कल इक्वल्स टू टू सेमी सर्कल। यस सर। हाँ, तो देखो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन सर्कल इक्वल्स टू सेमी सर्कल पार्ट वन, फिर सेमी सर्कल पार्ट टू। ठीक है, तो देखो इसके बाद में, अच्छा सेमी सर्कल को अगर नंबर में लिखना रहता है तो क्या लिखते हो बताओ? 180। 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब पोर्शन, जैसे अगर हम लोग अगर पूरा कंप्लीट वन का हाफ कर देते हैं, अगर हम वन सर्कल है तो वन सर्कल का मतलब क्या है, हाफ सर्कल प्लस हाफ सर्कल। हाँ, हाफ पाया स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, सेमी सर्कल का मतलब क्या है, 1/2 है ना। हाँ यस सर। जब एक पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तब उसी को तो क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं ना। अच्छा, वन को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/2 प्लस 1/2 यस सर। लिख सकते हैं। हाँ सर। सो ये 1/2 और ये भी कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 और ये भी क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो कैसे, अगर हमने मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये हाफ सर्कल बनेगा, और हाफ सर्कल को 1/2 लिखोगे, ये क्या है, हाफ सर्कल है। अच्छा, अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे समझ लो यहां पे 3 इक्वल पार्ट्स में अगर समझ लो इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में ये हमने डिवाइड किया, तो एक सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया फिलहाल यहाँ पे, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अच्छा, अब उसके बाद में अगर हम जब इस एक सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि ये जो पार्ट है, एक सर्कल को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, 1/3 से। और अगर एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक सर्कल को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, मतलब जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना उतने वो नंबर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। आप जैसे समझ लो अगर हमें 100 रुपीज को 4 लोगों में डिवाइड करना है तो 100 डिवाइड बाय 4 ऐसे लिखते हो, तो पर्टिकुलर एक जन का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमें एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो सबका वैल्यू क्या आएगा, 1/4, इसका भी क्या आ जाएगा 1/4, इसका भी क्या आ जाएगा 1/4 और इसका भी 1/4। देखो ये बताने का मतलब क्या था ना कि ये जो 1/2 आ गया, ये 1/3 आया और ये 1/4, ये तो हमने कैसे डायरेक्ट हमने लिखा, बट ये एक्चुअल में आता क्यों है, ऐसे क्यों होता है, ये हम क्या करते हैं ना यहाँ पे, सबसे पहले हम सेमी सर्कल वाला देखते हैं। सेमी सर्कल में कितना एंगल बना है बताओ, बताओ चलो, सेमी सर्कल में
सेमी सर्कल में एंगल कितना बना है, 180 डिग्री बना है। कितना एंगल बना है, 180 डिग्री। तो इसमें क्या करना होता है ना, अगर आप टोटल एंगल में से जितना एंगल फॉर्म हुआ है उसको डिवाइड कर दो। टोटल एंगल कितना होता है बताओ, सर्कल का। हाँ, सर्कल का जो टोटल एंगल होता 360। है, हाँ, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। और कितना एंगल फॉर्म हुआ है, 180। 180। हाँ, तो देखो 180 को अगर आप 360 से डिवाइड करते हो ना, तो आपको रेशियो जो है वो मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 30, 1/2। तो देख रहे हो, अगर सेमी सर्कल है तो इसका मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2, और इसका भी क्या आ जाएगा, 1/2। इतना समझा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो। Yes, sir. हाँ, अगर ये अभी कैसे मैंने 4 तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट अगर हम सिर्फ 3 पार्ट्स कंसीडर करते हैं, सिर्फ ये तीनों पार्ट्स कंसीडर करते हैं, सिर्फ ये तीनों पार्ट्स कंसीडर करते हैं। अच्छा बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बनता है, 270 बनता है। 270। कितना बनता है, 270 बनता है। 270। हाँ, तो अच्छा यहाँ पे एंगल 270 फॉर्म हुआ है आउट ऑफ 360 डिग्री। ये पार्ट हमने काउंट नहीं किया है। तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, और उसको हमने डिवाइड, मतलब उस 270 को डिवाइड कर दिया 360 से, जितना एंगल फॉर्म हुआ। क्योंकि कैसा रहता है, रूल कैसा होता है, आपका जो मार्क्स होता है, टोटल आउट ऑफ जो होता है वो यहाँ पे रहता है। जैसे समझ लो टोटल आउट ऑफ 20 है, 20 में से आपको 18 मार्क्स मिला है, तो नंबर ऐसे लिखते हो ना, 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स मिला, ठीक है, ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पे भी वही लिखना है हमें कि टोटल जो है वो 360 है, 360 से सिर्फ हमें इतना पार्ट हमें मतलब ये चाहिए। तो हम 0 और 0 कैंसिल कर देंगे, 20 कितना आ जाएगा, 3/4. 3/4 क्यों आया समझा, क्योंकि हमने 3 इक्वल पार्ट्स कंसीडर किया, 3 इक्वल पार्ट्स कंसीडर किया आउट ऑफ कितने में से, 4 में से। तो देखो 3/4 आ जाता है। समझा कि नहीं समझा ये? Yes, sir. अच्छा, अब इसके, हाँ, अब इसके लिए लास्ट के लिए देखोगे तो अब यहाँ पे जैसे अगर हमने टोटल एंगल कंसीडर कर लिया, मतलब 360। हाँ 360, तो 360 अगर एंगल हमने कंसीडर कर दिया और उसको 360 से डिवाइड कर दिया, तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट एक ही हो जाता है। अच्छा, अगर हम लोग ये 1/4 देखो कैसे मिलता है, ये जो मैंने एक पर्टिकुलर के लिए लिखा है, सबके लिए 1/4 1/4 1/4 1/4, वो कैसे मिलता है? तो अच्छा, 1/4 के लिए सिर्फ बताओ, ये एंगल कितना बना है, ये एंगल 90 डिग्री बना है। तो 90 90. कितने में से, 360 में से, तो 90/360। तो ना क्या करेंगे, 0 और 0 कैंसिल कर देंगे, तो 9 1 जा 9, 9 1/4। इसका मतलब क्या है ना कि सब क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 1/4 का होता है, 1/4 1/4 1/4 1/4। समझा ये आप लोगों को? Yes. Yes, sir. हाँ। हाँ, देखो ये जो है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है। तो वो फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, आपका जितना भी एंगल होता है ना, उसको ना आप डिवाइड कर दो टोटल एंगल से। समझा ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, और इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 180 डिग्री बन जाएगा ये। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे अगर हमें सरकमफरेंस फाइंड करना है सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, सरकमफरेंस टोटल कितना होता है? 2π। हाँ, नहीं, सरकमफरेंस टोटल सर्कल का
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? 2 pi r. हाँ, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 πr होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। बट आपको अगर समझ लो ये पार्ट रिक्वायर्ड है, Half सिर्फ यहां से यहां तक सेमी सर्कल कितना आ जाएगा? सिर्फ पायर πr आ जाएगा। सेमी सर्कल के लिए हम क्या किए, जो टोटल था उसको 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि वो क्या है, सेमी सर्कल है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? πr बचेगा। इतना समझा? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ yes, हाँ sir. जी। तो देखो अब हम ना कैसे नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज में जो आगे वाला एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे ना, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज है। 2 फॉर्मूलेस पे पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो टॉपिक का नाम जो है लेंथ ऑफ एन आर्क लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है। तो अच्छा, आर्क का मतलब क्या होता है ना कि सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट। आर्क का मतलब क्या होता है? एक सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आर्क बोलते हैं। ठीक है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर है। तो सबसे पहले हम ना लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करते हैं। ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क जो है, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए देखो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले ना आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, उसमें आर्क होना चाहिए। हाँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लो, उसमें क्या होना चाहिए? आर्क होना चाहिए। हाँ, तो हमने ना यहाँ पे सेंटर कंसीडर किया, और उसके बाद में आर्क जैसे समझ लो यहां से यहां तक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से लेकर कहां तक है? पॉइंट बी तक है, और ये हमारा सेंटर हो गया। तो आर्क जो है वो ए से लेकर बी तक है। सरकमफ्रेंस का जो एक छोटा सा पार्ट होता है, और जहां पे एंगल बनता है, आप इन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे, ओ से लेकर ए को और ओ से लेकर बी को, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो ये एंगल हमें पता नहीं है, तो इसको हम एक स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं थीटा। और जो ये आर्क होता है उसको हम यहाँ पे मतलब कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। अच्छा, ये जो आपका ओ से लेकर ए है, ये क्या है? रेडियस है, तो इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। और ओ बी भी क्या है? यहाँ पे रेडियस है। डायग्राम इतना समझा आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, तो देखो अभी तक हमने जो डिफाइन किया है ना, मतलब सॉरी, जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसको हम लोग यहाँ पे अभी डिफाइन करते हैं। लेट O be the center of circle. Let O be the center of the circle. अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ये सरकमफेरेंस पे है, एंड पॉइंट ए एंड बी lies on the circumference of the circle. Circumference of the circle. ओके तो हाँ, समझा आप लोगों को ना ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेडियस है वो कैसे डिफाइन करोगे? ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी के, और दोनों क्या है? रेडियस है। तो हमने कंसिडर किया रेडियस किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। और जो ए बी है वो आपका क्या है? आर्क है। और आर्क को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एस से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये आप लोग बताओ, अगर हम यहां पे देखते हैं
अगर मैं आर्क को इंक्रीज करता हूं तो और क्या इंक्रीज होगा बताओ? अगर मैं आर्क को इंक्रीज करूंगा तो और क्या इंक्रीज हुआ? एंगल। सेंट्रल एंगल इंक्रीज हुआ। ठीक है, जब अगर हम आर्क को इंक्रीज करते हैं तो सेंट्रल एंगल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे आर्क लेंथ एस, द आर्क लेंथ एस, the arc length s is in proportion, is in the proportion, is in the proportion of its central angle, of its central angle, central angle। ये पॉइंट समझा बच्चा लोग आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, हाँ। अब हमने सेंट्रल एंगल को क्या कंसीडर किया है? थीटा कंसीडर किया है। सो लेट सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू थीटा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो अभी हमने इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वो कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बताओ आप लोग, यहाँ पे कितना एंगल बना है? कितना एंगल बना है? कितना एंगल बना है? थीटा अपॉन 360। हाँ, टोटल में से देखो, एंगल हमें कुछ पता नहीं है ना यहाँ पे कितना फॉर्म हो गया है। सो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है? थीटा है। सो स्टूडेंट्स, टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है। टोटल जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। बट 360 में कितना एंगल बना है? थीटा बना है सिर्फ। तो जैसे हम लोग ने पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि जितना एंगल फॉर्म होता है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल में से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में सब एंगल लिखते हैं। तो हम लोग थीटा को, थीटा फॉर्म हुआ है कितने में से? 360 में से। तो थीटा अपॉन 360। इसमें कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब ये बताओ, थीटा अपॉन 360 हो गया। अब ये जो आर्क है ना, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। अच्छा, आपको टोटल सरकमफरेंस में से सिर्फ ये इतना पार्ट चाहिए आर्क वाला, करेक्ट या नहीं है? यस सर। यस सर। आपको जो टोटल सरकमफरेंस दिया गया है, टोटल सरकमफरेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ये आर्क का लेंथ चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखो, टोटल जो होता है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो आर्क का जो टोटल होगा वो क्या होगा? सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। और यहां पे क्या लिखोगे? जो आपका आर्क होगा। देखो एक बार ये कैसे आया, समझा क्या? यस सर। यस सर। हाँ, हमने क्या किया? जितना एंगल फॉर्म हुआ था ना, जितना एंगल फॉर्म हुआ था उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा और डिवाइड कर दिया टोटल एंगल से। और अब हमें यहाँ पे लेंथ, हाँ, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है, वो भी टोटल सरकमफरेंस में से। अच्छा, आप लोग ये बताओ, 360 को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है? 360 को रेडियन में कन्वर्ट करो, बताओ कितना आएगा? वन 180 पाए। 180 पाए? नहीं, 2 अच्छे से करो। 2 पाई 2 पाई 2 पाए 2 2 पाए पाए आ जाएगा। देखो कैसे आता है वो, हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 3 180। हाँ, 360 डिवाइड बाय 1 पाई बाय 180। हाँ, 360 को अगर आप पाई बाय 180 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियन में आ जाएगा। सो 0 और 0 कैंसिल, 18 के टेबल में 2 टाइम्स आ जाएगा। सो 2 पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो 360 को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। यस सर। और s अपॉन, अच्छा, सरकमफरेंस टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। इतना समझा? यस सर। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर में अगर सेम होते हैं तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या कैंसिल करूं मैं? 2 पाए। 2 पाई जब जब डिनो, हाँ, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल कर दो, सिर्फ क्या बचेगा? आर बचेगा। सो देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू, ये जो आर है वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे
आर इंटू क्या आ जाएगा थीटा। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला डिराइव हुआ यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ एन आर्क एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो आर क्या है यहाँ पे रेडियस है और थीटा जो है वो क्या है सेंट्रल एंगल है। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ सभी को समझा अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. ये आपको पेपर में आएगा नहीं यहाँ, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये जो थीटा है मतलब एस का फॉर्मूला कैसे आया। एस के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है अब वो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए है। अच्छा इसको देखो कहीं मतलब रिपीट करना है क्या, स्टार्टिंग से देखो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ रहा है ना तो बोलो, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्टार्टिंग से, साहिल, शिवम। स्क्रीन चली गई। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो अभी। No, sir. नो No, सर। sir, no doubt. नो सर। हाँ हाँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। इसके बाद से जो है फॉर्मूला अपने को मिलता है। तो प्रपोर्शन में होते हैं ना, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो आपको क्या करना है, जो आपका एंगल बना है उसको 360 से डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद में सरकमफरेंस को सरकमफरेंस जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क आ जाएगा। तो आप उसको 360 को 2 पाई लिख दो और इसके बाद में सरकमफरेंस जो है वो 2 पाई आर है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए देखो कैसे हो जाएगा। अच्छा सेक्टर का मतलब देखो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो ना दो रेडियस से फॉर्म होता है। एक मिनट, हाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहले वाला डायग्राम हमने ड्रॉ किया था वैसे यहां पे भी। तो जो दो रेडियस के बीच का पार्ट होता है ना, जो दो रेडियस के बीच का ये जो पार्ट होता है इसी को हम ना एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। ये जो दो रेडियस के बीच का पार्ट है ना स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। हाँ, जो दो रेडियस के बीच में होता है वही क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ एन आर्क वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो दो रेडियस के बीच का पार्ट है उसको हमें सॉल्व करना होगा। अब देखो, अब एरिया पूछा गया है ना, तो एरिया हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये समझ लो, ये एरिया ऑफ सेक्टर को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे हम लोग पहले हमने डिराइव किया फॉर्मूला लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो आप लोग पहले वो सब लिख देना कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू, यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, सेंट्रल एंगल डिफाइन कर देना। अब देखो जैसे पहले में हमने यूज किया था कॉन्सेप्ट वैसे ही यहाँ पे भी। अच्छा अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर अगर इंक्रीज करते हो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो देखो अभी समझ लो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे है और क्या इंक्रीज हो गया, एंगल इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो प्रोपोर्शन में है किससे, सेंट्रल एंगल से। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द एरिया ए of a sector
the area A of a sector is in the proportion of its central angle theta. ठीक है, तो ये जब हमने डिफाइन कर दिया, अब क्या करोगे आप लोग, जैसे पहले हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था वैसे यहाँ पे भी यूज करोगे. तो अच्छा ये बताओ, सेंट्रल एंगल टोटल में से बन रहा है ना, तो सेंट्रल एंगल जो है वो टोटल में से थीटा अपॉन क्या लिखोगे, 360 लिखोगे. 360 को डायरेक्ट लिखो 2 पाई. यस सर. 360 मतलब थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा. इसके बाद में अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें कहां पे रखना है, न्यूमरेटर में. अच्छा ये हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर टोटल में से, टोटल किस में, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से फाइंड करना है. टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से पहले जब लेंथ ऑफ एन आर्क आया था, तो आर्क कहां से मिलता है, सरकमफेरेंस से मिलता है. और एरिया ऑफ सेक्टर कहां से मिलेगा, सर्कल के एरिया में से मिलेगा. तो एरिया ऑफ अ सर्कल. समझा ये कैसे हमने लिखा. Yes, sir. देखो ये जो है ना वो आपको टोटल है, ये आपका टोटल है 360 डिग्री और एरिया ऑफ अ सर्कल. तो अब इसके बाद में हमने थीटा वैसे ही रखा, अपॉन क्या है यहाँ पे 2 पाई है, और ए अपॉन जो है, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर होता है. तो पाई और आर स्क्वायर, अब किसको कैंसिल करोगे, पाई. Pi. पाई को कैंसिल कर दो. सो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा. सो ये आर स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, ए. तो इसको ना हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं. सो दैट इज ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा. तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए. अच्छा इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं. ये समझा आप लोगों को कैसे डिराइव किया हमने. Yes, sir. तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हाफ आर स्क्वायर थीटा है. तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग. तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू आर स्क्वायर था. अच्छा आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं क्या हम लोग, ऐसे लिख सकते हो क्या, Yes, Yes, sir. sir. जो आर स्क्वायर था उसको हमने आर इंटू आर लिखा. क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि देखो आर और इंटू थीटा जो है, आर इंटू थीटा किसका फॉर्मूला है, आर इंटू थीटा जो है ये किसका फॉर्मूला है, देखो हमने डिराइव किया था ना थोड़ी देर पहले. लेंथ ऑफ एन आर्क Length of इक्वल्स टू, sector. नहीं, लेंथ ऑफ एन आर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या है, आर इंटू थीटा है. तो आर इंटू थीटा के प्लेस पे आप एस लिख सकते हो ना यहाँ पे, देखो ध्यान से. Yes, sir. Yes, तो sir. आर इंटू थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं. ये मतलब कैसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट ये फॉर्मूले से कैसे हम लोग अपना सम्स जो है वो 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हैं. तो हाफ इंटू आर एस भी आप लोग लिख सकते हो. ये नहीं समझा क्या पॉइंट, ये वाला हमने कैसे लिखा, समझा सर. समझा. अच्छा नहीं समझा. देखो वो कैसे आता है, ए इक्वल्स टू क्या था, 1/2 आर स्क्वायर थीटा था. अच्छा आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर है ना, आप यस सर. हाँ, तो आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर है. अगर ये ब्रैकेट नहीं भी यूज करते हो तो भी चलेगा. नहीं समझा क्या बेबे, समझा सर. समझा सर. हाँ तो देखो लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा या फिर 1/2 आर एस होता है. और में ये है. हाँ सो देखो अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट सम,
कौन रीड कर रहा है क्वेश्चन? सर मैं हाँ अच्छा प्राची आ गई तू। हाँ रीड करो क्वेश्चन। find the length of an arc of a circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter. हाँ तो बताओ प्राची इसमें हमें क्या क्या गिवन है? एंगल दिया हेलो एंगल दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल और एंगल सब। बराबर। हमें ना यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस 15 है और सेंट्रल एंगल जो है वो 108 डिग्री दिया है। तो सेंट्रल एंगल दिया है और रेडियस दिया है। तो देखो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं 1.2 फर्स्ट सम। तो हमें जो रेडियस गिवन था r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स टू 108 डिग्री दिया है। तो कभी भी याद रखो ना, जब डिग्री वगैरह दिया रहता है ना तो आप उसको ना रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो सम। तो 108 को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 108 इंटू पाई बाय 180 और ये किस में आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। अब रेडियन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। अब ये देखो ये 12 के टेबल में 9 टाइम आ जाएगा और ये 12 के टेबल में 1 और ये 5 टाइम्स 15 टाइम्स आ जाएगा। वापस 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15। सो ये क्या आ जाएगा 3 पाई अपॉन 5 रेडियन आ जाएगा। तो सेंट्रल एंगल हमें मिल गया और हमें रेडियस मिल गया। तो क्या फाइंड करना था? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना था। तो अच्छा आर्क फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू रिक्वायर्ड होता है बताओ? अगर आपको आर्क फाइंड थीटा करना और है रेडियस। थीटा और रेडियस चाहिए होता है। तो देखो हमें रेडियस मिल गया है और थीटा मिल गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो आर हाँ रेडियस जो है वो 15 है और थीटा जो है वो क्या है 3 पाई अपॉन 5 है। 3 pi upon 5. सो 5 से जो 15 है वो डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। 3 इंटू 3 क्या आ 9 जाएगा pi. 9 पाई। अच्छा लेंथ जो होगा यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर है तो लेंथ का यूनिट भी क्या होगा सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 पाई सेंटीमीटर। इजी है ये? Yes, sir. समझा सभी को ये अच्छे से? Yes, sir. यस सर। यस सर। रेडियस गिवन था, सेंट्रल एंगल गिवन था। सेंट्रल एंगल को पहले आप लोग किस में कन्वर्ट करोगे रेडियन में और फिर लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा उसके बाद में देखो अभी यहाँ पे अच्छा अभी टाइम वैसे भी कम बचा है। प्राची क्या डाउट था आपका सेप्टागॉन का ना? यस सर। हाँ एक मिनट हाँ। तो देखो सेप्टागॉन के लिए हमारे पास 7 साइड्स होते हैं। 7 साइड्स होते हैं और सबका जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल है वो हमने कंसीडर कर लिया वो x है। सबका एंगल कितना है x है। सो लेट द इंटीरियर एंगल बी x। ठीक है तो अब सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब टोटल एंगल कितना होता है यहाँ पे? टोटल एंगल जो है वो अगर आप सेप्टागॉन के लिए देखते हो तो सेप्टागॉन में एक ट्राइंगल बनता है और 2 क्वाड्रिलैटरल बनता है। तो एक ट्राइंगल 180 का होता है और बाकी जो है ये देखो ऐसा है ना ये ऐसे है। तो अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा
अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल है, ये 180 हो गया। और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखो 4 साइड है, तो ये 360 हो जाएगा, और ये भी कितना होगा 360। तो टोटल कितना एंगल होगा? 900. हाँ, सो 900 आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल सबको प्लस करने के बाद में 900 आ रहा है। तो हम कितनी बार प्लस करेंगे x को? 7 टाइम्स। तो x प्लस x सब इंटीरियर एंगल को हमने प्लस किया, सो हमें कितना मिल गया? 900 मिल गया। सो 900 को अब देखो ये कितनी बार आ जाएगा? 7x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 900। तो x के लिए क्या आ जाएगा? 900 डिवाइड बाय 7। तो x के लिए डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 9 जो है 7 से 1 टाइम आ जाएगा, तो कैरी 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, कैरी कितना हो गया? 6, 60 हो गया। 8 टाइम 128.57 128.5। 7 हाँ, तो ये आपका ना जो है वो डिग्री में आ गया है, x का वैल्यू मिल गया। इंटीरियर एंगल आपका ये है दिया है। तो अगर आपको अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है 128.57 जो है ये आपका क्या है? इंटीरियर एंगल है। प्राची बताओ फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इंटीरियर एंगल -180 Hello, sir. हाँ बोलो बोलो। Interior angle plus exterior angle is equal to 180. हाँ, सो इंटीरियर एंगल, Hello, sir. हाँ बोलो ना। Plus exterior angle हाँ, इंटीरियर एंगल plus प्लस, exterior angle हाँ, इक्वल्स टू 180, बराबर है, बराबर। to 180. हाँ, तो अब क्या करना है आपको? यहाँ पे जो है एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना था, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस क्या होगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इंटीरियर एंगल कितना है? 128.57 है, तो माइनस कर दो, कितना आएगा? पॉइंट 51.43 51.43। तो यही आंसर है आपका, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। समझा प्राची? हाँ, yes, sir. हाँ, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है ना आपको, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये एंगल नहीं लिखने का, तब ये जो है ना ये नहीं लिखने का, क्योंकि ये पॉइंट में है ना। पॉइंट को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करने का है, अगर हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो आप ये वाला वैल्यू कंसीडर करना जहां पे पॉइंट में नहीं है। हाँ, sir. अच्छा, तो देखो x के लिए क्या है? 900/7 है। 900 क्या है? 7 है। इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 900/7 इंटू पाई अपॉन क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। सो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 के टेबल में 90 जो है वो 5 टाइम्स आ जाएगा, तो आपको आंसर 5π/7 भी लिख सकते हो। ऐसे ही आ रहा था आपका भी? हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो आज का कोई डाउट है आप लोगों को अभी? नहीं. सब क्लियर है ना अच्छे से? कहीं पे भी डाउट है लेंथ ऑफ एन आर्क No, या sir. फिर क्लॉक वाले सम में? लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए समझा हमने कैसे फॉर्मूला डिराइव किया? हाँ, yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलो, कोई डाउट नहीं है ना फिर? नहीं. हाँ, चलो ठीक है फिर हाँ, सो ये सब जहां तक अपना हुआ है ना, आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करना।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में और डाउट पूछते रहने का, हाँ? कभी भी अगर कुछ डाउट है तो वो पूछो, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। सर थैंक यू सर। हाँ सर इसका चलो। PDF कर दीजिए। हाँ मैम, PDF में शेयर करता हूँ मैं अभी। सर ठीक है, हाँ, थैंक यू, हाँ, थैंक यू एवरीवन।